तो दोस्तों आज 3 जून 2021 गुरुवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताज़ा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में जियो के 5G स्मार्टफोन को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक जियो के सस्ते नए स्मार्टफोन का ऐलान इसी महीने कंपनी कर सकती है। अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में किराएदारों और मकान मालिकों के लिए सरकार की तरफ से नए कानून की खबर आई है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में CBSE बोर्ड 12वीं के रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर है। साथ ही में आपको बता दें कि CBSE बोर्ड के 12वीं के एग्जाम रद्द हो जाने के बाद अब देश के राज्यों की तरफ से भी 12वीं के एग्जाम रद्द किए जा रहे हैं। तो CBSE बोर्ड के बाद किस किस राज्य के बोर्ड ने 12वीं के एग्जाम को रद्द कर दिया है, अभी आपको इसकी भी जानकारी देंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सभी नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आने वाले जुलाई के महीने से सैलरी का नया स्ट्रक्चर लागू होगा। इसकी वजह से काम करने के घंटे, छुट्टियां, साथ ही में PF में भी बदलाव हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि फीचर फोन की कीमत में 5G स्मार्टफोन जल्द लॉन्च करेगा जियो। इसी जून के महीने में हो सकता है ऐलान। जी हाँ, जियो के पहले 5G स्मार्टफोन का इंतजार करोड़ों लोगों को है। साल 2016 में जियो ने 4G सिम लाकर पूरे देश में तहलका मचा दिया था। इसी के साथ अब कंपनी की प्लानिंग है कि सबसे पहले 5G स्मार्टफोन को लॉन्च करके तहलका मचा दिया जाए। फिलहाल जो ताज़ा रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक रिलायंस अपनी 44वीं एनुअल जनरल मीटिंग में अपने पहले 5G स्मार्टफोन को लॉन्च करने का ऐलान कर सकता है। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि रिलायंस जियो की तरफ से हर साल एक मीटिंग की जाती है। असल में ये एक जनरल मीटिंग होती है जिसमें मुकेश अंबानी अपने कंपनी के बारे में, इसके अलावा भी कई सारी बातें बताते हैं। जानकारी के मुताबिक रिलायंस जियो की जो इस साल जनरल मीटिंग होने वाली है तो वो 24 जून को होगी, यानी कि जो ये 24 तारीख आ रही है इसी 24 जून को। जानकारी के मुताबिक इस जनरल मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट सीधे YouTube पर भी किया जाएगा। तो आने वाले 24 जून को जो जियो की जनरल मीटिंग होने वाली है, इसी में जियो अपने पहले सस्ते स्मार्टफोन की लॉन्चिंग की घोषणा कर सकता है। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें, इससे पहले ये खबरें आ चुकी हैं कि जियो कंपनी बहुत सस्ता 5G स्मार्टफोन लाने वाली है और ये स्मार्टफोन कंपनी गूगल कंपनी के साथ मिलकर बना रही है। खुद गूगल कंपनी ने भी इसकी पुष्टि कर दी है कि ये बात बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस खबर में जो भी अनुमान बताए गए हैं, अगर ये सारे ही अनुमान सही हुए तो जल्दी पूरे देश को एक सस्ता 5G स्मार्टफोन मिलेगा जो कि जियो कंपनी का होगा। अगर बात करें कि जियो का सस्ता 5G स्मार्टफोन कितना सस्ता होगा, तो आपको बता दें अभी हाल ही में एक खबर आई थी जिसमें ये दावा किया गया था कि जियो का 5G स्मार्टफोन मात्र 2500 रुपए में मिल सकता है। लेकिन अब इसकी असल कीमत तो इसके लॉन्चिंग के बाद ही पता चल पाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो किराएदारों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने नए कानून को अब दे दी है मंजूरी। जी हाँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते बुधवार को मॉडल टेनेंसी एक्ट यानी कि MTA पर मुहर लगा दी है। इस नए कानून के आने के बाद कुछ नियम मकान मालिकों पर तो कुछ नियम किराएदारों पर लागू होंगे। जानकारी के मुताबिक रेजिडेंशियल परिसर के लिए यानी कि जिन घरों को केवल रहने के लिए लिया जाता है, तो वहाँ पर किराएदारों को अधिकतम 2 महीने की किराए के बराबर की राशि बतौर सिक्योरिटी जमा करनी होगी। यानी कि कोई भी मकान मालिक रेजिडेंशियल घर के लिए 2 महीने से ज्यादा की सिक्योरिटी नहीं ले सकता है, हालांकि इससे कम जरूर हो सकता है। इसके अलावा अगर किराएदार ऐसी जगह को रेंट पर लेता है जहां पर उसे कोई काम करना है, यानी कि वो एक कमर्शियल जगह है, तो फिर इसके लिए 6 महीने की किराए के बराबर की राशि बतौर सिक्योरिटी जमा करनी होगी मकान मालिक को। साथ ही में आपको बता दें कि किराएदारों को लेकर और मकान मालिकों को लेकर जो नया कानून आया है, तो इस कानून के तहत सभी नए किराएदारों के साथ लिखित समझौता करना होगा और जो लिखित समझौता किया जाएगा तो इसे अपने जिला प्रशासन के पास या कोई जो जिले का अधिकारी होगा तो इस समझौते को वहां पर जमा भी करना होगा। जानकारी के मुताबिक किराया और रहने की अवधि पहले की तरह मालिक और किराएदार की आपसी सहमति से तय होगी और ये समझौते में लिखना पड़ेगा, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा उसमें। हालांकि सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है कि जो लोग अभी किराए पर रह रहे हैं तो ये नियम उन लोगों पर कोई खास असर नहीं करेगा कि उन लोगों को अपना सब कुछ बदलना पड़े, जैसे कि जो पिछला रेंट एग्रीमेंट बना हुआ है। लेकिन अब से इस कानून के आने के बाद पूरे देश में जब भी कोई किराएदार किसी मकान मालिक के पास जाएगा तो इस नए कानून के तहत ही सारे काम करने पड़ेंगे, यानी कि एक समझौता लिखना पड़ेगा
होगा, जिसमें मकान मालिक और किराएदार की सहमति होगी। सिक्योरिटी कितनी होगी इसकी बात हमने आपको बता दी है। साथ ही में किराएदारों के लिए अच्छी खबर यह है कि जो भी एग्रीमेंट किया जाएगा, जो भी समझौता होगा, तो समझौता की अवधि के दौरान किराएदार को मकान मालिक घर से या उसने जिस भी चीज को किराए पर लिया है तो मकान मालिक उसे खाली नहीं करा पाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि दोनों पक्षों में यानी कि किराएदार में और मकान मालिक में अगर कोई समझौता हो जाता है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट की अवधि के दौरान भी मकान को खाली किया जा सकता है। लेकिन कोई मकान मालिक इस नए कानून के आ जाने के बाद अब कॉन्ट्रैक्ट की अवधि के दौरान यानी कि जो शुरू में समझौता हुआ है कि इतने महीने तक ये किराएदार रहेगा, तो उस अवधि के दौरान वो जबरदस्ती किराएदार को घर से नहीं निकाल सकेगा। साथ ही में नए कानून में ये भी बताया गया है कि घर में जो भी बड़े बड़े काम होंगे, जैसे कि मकान की मरम्मत करवाना या पेंट वगैरह करना या कोई टूट फूट हो जाना, तो ये सारी जिम्मेदारी मकान मालिक की होगी। लेकिन जिस मकान में किराएदार रह रहा है वहाँ पर अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत आती है तो वो काम फिर किराएदार को करवाने होंगे। जैसे कि अगर वहाँ पे कोई नाला है तो उसकी सफाई करनी हो, या कोई बिजली का बोर्ड लगा है उसमें कोई स्विच खराब हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए अब मकान मालिक को कॉल किया जाएगा। ये छोटे मोटे काम खुद किराएदार को करने होंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सीबीएसई के 12वीं के रिजल्ट पर बड़ा अपडेट। आइए बताएं कब जारी होंगे नतीजे। जी हाँ, सीबीएसई के 12वीं की परीक्षा रद्द किए जाने के बाद छात्रों और अभिभावकों की नजर अब इसके रिजल्ट पर टिकी हुई है। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में पीएम मोदी की तरफ से सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को पूरे देश में रद्द कर दिया गया। कोरोना के हालात को देखते हुए परीक्षा के रद्द हो जाने के बाद अब छात्रों को इंतजार है अपने रिजल्ट का, ताकि वो लोग अपने मन चाहे विश्वविद्यालयों में या किसी संस्था में एडमिशन ले सके। छात्रों को इस बात की चिंता है कि कहीं रिजल्ट में देरी ना हो जाए और इसकी वजह से जहां पर एडमिशन लेना है तो उसमें भी दिक्कत आए। लेकिन आपको बता दें, इस मामले में सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी की तरफ से एक राहत भरी खबर आई है। उन्होंने कहा है कि बोर्ड ये सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालयों में या जो भी शिक्षण संस्था है तो उसके एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले 12वीं के रिजल्ट जारी कर दिए जाएं। ताजा जानकारी के मुताबिक उन्होंने बताया है कि सीबीएसई के 12वीं के रिजल्ट जुलाई महीने के आखिरी हिस्से से लेकर अगस्त के मध्य तक आ सकते हैं। आसान सी भाषा में कहें तो सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट अगले महीने जुलाई के अगले हफ्ते से लेकर आने वाले 15 अगस्त के बीच में जारी किए जाएंगे। साथ ही में आपको बता दें, सीबीएसई बोर्ड की तरफ से इस बात को अफवाह बताया गया है, जिसमें कई सारे लोग ये कह रहे हैं या इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि सीबीएसई कक्षा 9वीं और 10वीं के अंकों के आधार पर 12वीं के अंक निर्धारित करेगा। तो इस बात को सीबीएसई ने अफवाह बताया है, यानी कि 12वीं के रिजल्ट और नंबर देने का ये क्राइटेरिया नहीं है। बाकी सीबीएसई बोर्ड ने सभी छात्रों के लिए एक ऑप्शन रखा है कि जो भी छात्र अपने रिजल्ट से खुश नहीं होंगे कि उनको सही नंबर नहीं मिल पाए हैं तो वो एग्जाम का विकल्प चुन सकते हैं। बाद में वो एग्जाम देंगे और फिर एग्जाम के मुताबिक उनका रिजल्ट दोबारा तैयार कर दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें, सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के एग्जाम रद्द हो जाने के बाद अब देश के राज्यों की तरफ से भी 12वीं के एग्जाम रद्द किए जा रहे हैं। इसी की ताजा जानकारी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि सीबीएसई के बाद किन राज्यों में रद्द हुई 12वीं की परीक्षाएं। आप यहाँ देख सकते हैं देश भर का हाल। सबसे पहले आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के बोर्ड ने 12वीं के एग्जाम रद्द कर दिए हैं। इसके बाद केंद्र के फैसले के तुरंत बाद हरियाणा में भी 12वीं के एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। साथ ही में महाराष्ट्र में भी 12वीं के बोर्ड के एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा गुजरात में भी 12वीं के बोर्ड के एग्जाम को रद्द किया गया है। उत्तराखंड के बोर्ड ने भी सेम यही काम किया है, यानी कि 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। जानकारी के मुताबिक यूपी बोर्ड की तरफ से भी यही संकेत मिले हैं। हालांकि अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद यही है कि यूपी बोर्ड के भी 12वीं के एग्जाम रद्द किए जाएंगे। ताजा जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु जल्दी इस मामले पर अपना फैसला सुनाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रेल यात्रियों को बड़ी राहत। आने वाले 5 जून से दोबारा शुरू होंगी 24 पैसेंजर ट्रेनें। हजारों लाखों यात्रियों को होगी आसानी। जी हां, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर काबू पाने के बाद धीरे धीरे अब चीजें सामान्य होने लगी हैं। इसी कड़ी में अभी हाल ही में जो कुछ पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था, तो जल्दी अब ये ट्रेनें पटरी पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। ताजा जानकारी के मुताबिक पूर्व मध्य रेलवे ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि आने वाले 5 जून से 24 पैसेंजर स्पेशल ट्रेनें चलने लगेंगी। रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से ट्रेन की पूरी जानकारी साझा कर दी गई है कि कौन सी ट्रेनें कहां के लिए जाएंगी, इनकी टाइमिंग क्या होगी, इन ट्रेनों के नंबर वगैरह क्या है। ट्रेन से जुड़ी अधिक जानकारी अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन इंडियन रेलवे को लेकर एक और बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बीते साल 2020 में रेल की पटरियों पर 8,733 लोगों ने गंवाई है अपनी जान। आरटीआई से हुआ है खुलासा। जी हां, बीते साल 2020 में ट्रेन की पटरियों पर 8733 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, यानी कि ट्रेन से कट जाने की वजह से। इसके अलावा 805 लोगों को बीते साल 2020 में ट्रेन की वजह से चोटें आई हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सभी नौकरी वालों के लिए बड़ा अपडेट। जुलाई में आ सकता है नया सैलरी स्ट्रक्चर। काम करने के घंटों में, छुट्टियों में, पीएफ में और पेंशन समेत सब चीजों में होगा बदलाव। जी हाँ, नौकरी करने वालों के लिए आने वाला जुलाई का महीना काफी अहम साबित हो सकता है, क्योंकि जुलाई से नया वेज कोड लागू हो सकता है। यानी कि नौकरी करने
करने वालों के लिए कुछ नए नियम आएंगे। दरअसल इन नए नियमों के लागू होने से नौकरी करने वालों के सैलरी स्ट्रक्चर में सीधे तौर पर बदलाव देखने को मिलेगा। वैसे आपको बता दें ये नियम 1 अप्रैल 2021 से ही लागू होना था, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं होने की वजह से इसमें देरी हुई है। लेकिन अब ये उम्मीद है कि नौकरी से जुड़ा ये नया नियम आने वाले जुलाई के महीने से लागू हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें सरकार ने 29 केंद्रीय लेबर कानूनों को मिलाकर 4 नए वेज कोड बनाए हैं। तो सरकार की तरफ से जो 29 नियम आ रहे हैं केंद्रीय लेबर को लेकर, यानी कि नौकरी करने वाले कर्मचारियों को लेकर, इसी की वजह से सैलरी के स्ट्रक्चर में, काम करने के घंटों में, इसके अलावा पीएफ में बदलाव देखने को मिलेगा। आपको बता दें इसकी खबरें आप पहले भी सुन चुके होंगे। जानकारी के मुताबिक इस कानून के आने के बाद जो एक सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है वो होगा पीएफ और इन हैंड सैलरी को लेकर, यानी कि जो सैलरी आपको सीधे तौर पर हर महीने आपके हाथ में दी जाती है तो वो थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि थोड़ा ज्यादा पैसा आपका पीएफ अकाउंट में जाने लगेगा। लेकिन ये फायदा जरूर है कि आपको हर महीने सैलरी तो थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन आपके पीएफ अकाउंट में पैसे ज्यादा जमा होंगे। बाकी काम करने के घंटों में भी बदलाव हो सकता है। दोस्तों बाकी जब ये कानून अगले महीने जुलाई से लागू हो जाएगा तो इसकी और ज्यादा जानकारी हम आपको देंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अभी और महंगा होगा पेट्रोल। लगभग 3 रुपए लीटर पर और बढ़ सकते हैं दाम। जी हाँ, पेट्रोल डीजल के दाम वैसे ही आसमान छू रहे हैं। देश के कई हिस्सों में अब 1 लीटर पेट्रोल का दाम 100 रुपए, 102 रुपए या 104 रुपए तक पहुंच चुका है। लेकिन जी बिजनेस की तरफ से एक रिपोर्ट साझा की गई है जिसमें ये कहा गया है कि अभी तो पेट्रोल डीजल के दाम 3 रुपए लगभग और बढ़ सकते हैं, और बढ़ने का कारण बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में पेट्रोल के दाम में 2 से 3 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं डीजल के दाम में 1 से 2 रुपए की और बढ़ोतरी हो सकती है। वैसे फिलहाल आपको बता दें कि बीते रोज बुधवार को पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन उससे एक दिन पहले पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए थे। फिलहाल आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 94 रुपए 49 पैसे है। अगर बात करेंगे डीजल की तो 1 लीटर डीजल का दाम राजधानी दिल्ली में 85 रुपए 38 पैसे है। मुंबई में अभी आपको 1 लीटर पेट्रोल के लिए 100 रुपए 72 पैसे देने होंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जब ड्यूटी हो जाएगी ऑन तो मोबाइल करना होगा स्विच ऑफ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी नहीं चलाने दिया जाएगा। बिहार में सुनाया गया है गजब का फरमान। जी हाँ, बिहार के डीजीपी ने एक नया फरमान जारी किया है। बिहार पुलिस में काम कर रहे अधिकारी और कर्मचारियों को अब मोबाइल फोन से दूरी बनाकर रखनी होगी। पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन का गैर जरूरी इस्तेमाल करते अगर पकड़े गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी कि बिहार में जो भी पुलिस वाले हैं या जो भी कर्मचारी हैं तो वो बिना किसी काम के अपने फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आदेश के मुताबिक ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी बेवजह मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जानकारी के मुताबिक ये आदेश पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों पर भी लागू होगा। यानी कि बिहार पुलिस में जो भी पुलिस वाले हैं तो वो केवल कॉल वगैरह के लिए या मैसेज वगैरह देखने के लिए, यानी कि जो जरूरी काम होते हैं केवल उसके लिए अब फोन का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाना या यूट्यूब वगैरह देखना, इन सभी चीजों पर रोक लगा दी गई है और इसे एक गजब का फरमान माना जा रहा है। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि नौकरी के दौरान मोबाइल फोन के चलाने पर जो रोक लगाई गई है, यानी कि जरूरी कामों को छोड़कर, तो ये रोक लगाने का फैसला आपकी पर्सनल राय के हिसाब से कितना सही है या गलत है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बताया गया है कि ड्यूटी के दौरान बेवजह फोन का इस्तेमाल करने से ध्यान भटकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज एक बार फिर से मिले कोरोना के 1,33,000 से ज्यादा नए मरीज। 2800 से ज्यादा लोगों ने गंवाई है अपनी जान। जी हाँ, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से बीते रोज लगभग 24 घंटे में 1,33,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 2,84,40,988 हो गई है। साथ ही मैं आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 3,38,013 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 2800 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान एक बार फिर से गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 2,11,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 2,63,82,897 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, उनकी संख्या अब हमारे भारत में 17,08,716 हो गई है। यानी कि पूरे भारत में अब कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना के हालात पर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच हो रही है तकरार।
जी हाँ, कोरोना महामारी के समय दवा, इलाज, ऑक्सीजन और वैक्सीनेशन के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से अहम सवाल पूछे। हालांकि इस दौरान जब सरकार की तरफ से कोर्ट के अधिकारों पर ही सवाल उठाया गया तो अदालत ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि जब लोगों के अधिकारों पर हमला होगा तो वो खामोश नहीं रह सकता। वैक्सीनेशन को लेकर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि कोर्ट सरकार की नीतियों में दखल नहीं दे सकता है। यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया कि वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार ने जो भी नियम बनाए हैं कि लोगों को किस तरीके से कोरोना की दवा दी जाएगी, तो इन सभी नीतियों पर यानी कि ये जो भी प्लानिंग की गई है तो इस पर कोर्ट सवाल नहीं उठा सकता है। लेकिन इसी पर जवाब देते हुए कोर्ट ने कहा कि संविधान ने हमें जो भूमिका सौंपी है हम उसका पालन कर रहे हैं। भारत के संविधान के मुताबिक जब कार्यपालिका लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करे तो न्यायपालिका यानी कि कोर्ट मूक दर्शक ना बने रहे बल्कि उस पर एक्शन ले। इसी की वजह से कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो भी नीतियां तय की हैं तो इस पर कोर्ट सवाल पूछेगा। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि सरकार ने ये जो एक नियम बनाया है कि कोरोना की वैक्सीन लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो फिर जो नेत्रहीन लोग हैं यानी कि जो लोग देख नहीं सकते तो वो लोग किस तरीके से ऐप के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि देश की एक बड़ी आबादी फोन का इस्तेमाल नहीं करती है। जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग फोन का इस्तेमाल करते भी हैं, तो वो लोग फीचर फोन का इस्तेमाल करते हैं यानी कि बटन वाले फोन का। तो इन सभी मुद्दों पर कोर्ट ने कहा कि तो फिर ये सारे लोग किस तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन ऐप के जरिए या वेबसाइट के जरिए कोरोना की वैक्सीन के लिए करवाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन तीखी तकरारों के बीच अब ये भी बात केंद्र सरकार से पूछ ली गई है कि कोरोना की वैक्सीन को खरीदने में कितना खर्च आया है। यानी कि अब केंद्र सरकार को वैक्सीन से जुड़ी सभी बातें बतानी होंगी सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 6 जवाब मांगे हैं, जिसमें पहला जवाब तो यही है कि वैक्सीन खरीदने के लिए कितना पैसा खर्च हुआ है। दूसरा सवाल पूछा है कि अभी तक कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, पूरा डेटा बताएं। साथ ही में तीसरा सवाल है कि वैक्सीन का पूरा हिसाब किताब दीजिए, यानी कि कितना खर्च वगैरह हुआ है। इसके अलावा चौथा जवाब मांगा है कि बची हुई आबादी को वैक्सीन कैसे लगेगी। इसके अलावा पांचवा जवाब मांगा है कि राज्य में जो मुफ्त में टीका लगाया जा रहा है कोरोना का, तो इस पर अपनी सफाई दें। वहीं चौथा जवाब मांगा गया है कि वैक्सीन से जुड़ी जो भी पॉलिसी वगैरह है तो इसके दस्तावेज क्या हैं वो हमें दें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दुम दबाकर भागा गैंडे को देखकर रॉयल बंगाल टाइगर यानी कि चीता। जी हाँ, आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियो आए दिन वायरल होते रहते हैं। आपको बता दें अभी 3 ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर काफी तहलका मचाया हुआ है। आपको बता दें उसी में से एक पहला वीडियो है असम के काजीरंगा जंगल का। आपको बता दें वीडियो में आप देखेंगे कि एक शेर पानी में बैठा होता है शायद गर्मी की वजह से, लेकिन तभी उसके पास एक गैंडा आता है। वैसे तो अक्सर ये देखा जाता है कि शेर को देखकर बाकी जानवर भागते हैं, लेकिन इस वीडियो में एक दुर्लभ शॉट रिकॉर्ड हो गया है कि गैंडे को देखकर शेर भागने लगता है, वो भी बहुत तेजी से। वहीं एक दूसरा वीडियो वायरल हो रहा है एक महिला भिखारी को लेकर। जानकारी के मुताबिक जम्मू में एक ऐसी भिखारी महिला का घर मिला है जिसमें लाखों रुपए थे। आपको बता दें ये लाखों रुपए 10 रुपए, 20 रुपए या 5 रुपए के सिक्के या जो बाकी सिक्के होते हैं उसमें मिले हैं। जानकारी के मुताबिक काफी सारे लोगों ने जब मिलकर गिनती किया तब भी 3 घंटे लग गए इन सभी पैसे को गिनती करने में। महिला भिखारी के घर से 2,58,507 रुपए निकली है। तो जब इन नोटों को गिना जा रहा था तो उस समय का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसके अलावा एक तीसरा वीडियो वायरल हुआ है जो कि आपके दिल को दहला सकता है। हमारी यही सलाह है कि इसे कमजोर दिल वाले ना देखें। जानकारी के मुताबिक राजस्थान के कोटा शहर में एक पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। आपको बता दें वैसे ये शख्स आदतन अपराधी है, क्योंकि इस शख्स ने अभी हाल ही में रेप के मामले में 7 साल की सजा भुगती थी। जब इसने अपनी पत्नी का कत्ल किया कुल्हाड़ी से तो उस समय एक 8 महीने का बच्चा था। इसने उस पर भी रहम नहीं किया और उस पर भी कुल्हाड़ी से वार किया और अब दोनों की ही मौत हो गई है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर जो वीडियो वायरल हो रहा है तो उसमें खून की वारदात तो नहीं दिखाई गई है, लेकिन ये एक ऐसा सनकी अपराधी था कि जब इसने अपनी पत्नी का खून कर दिया कुल्हाड़ी से काटकर, तो फिर ये अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए रोड पर लेकर आ गया, यानी कि पब्लिक के बीच में, और कितनी दूरी तक उसको घसीटता रहा। तो ये जो घसीटने का वीडियो है यही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। दोस्तों आपको वीडियो में ये अपराधी एक हाथ में अपनी पत्नी का हाथ और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी पकड़े हुए नजर आएगा। आपको बता दें इसने हत्या करने के बाद खुद ही पुलिस थाने में जाकर ये बता दिया कि उसने ये काम किया है। दोस्तों हम आपको इन तीनों ही वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इन सभी वीडियो को भी देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट। पूर्व उत्तर भारत के कई हिस्सों में होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया है आज 3 जून का मौसम का अपडेट पूरे देश के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि आज 3 जून को ये रहेगा पूरे भारत में मौसम का हाल। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान उड़ीसा में, दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में और
और तेलंगाना के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, लेकिन एक दो स्थानों पर भारी बारिश की भी चेतावनी है। इसके अलावा पूर्व उत्तर भारत में, मध्य महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में, कोंकण में, गोवा में, केरल में और तटीय कर्नाटका में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। इन जगहों पर भी एक दो स्थान ऐसे होंगे जहां पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा बाकी बचे तेलंगाना में, आंतरिक कर्नाटका में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, गुजरात के भी कुछ हिस्सों में, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी अगले 24 घंटे के दौरान, यानी कि आज 3 जून 2021 को। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में, साथ ही में राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब के भी कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी चलेगी, बादल गरजेंगे और थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो फोन की वैलिडिटी बढ़ाने के मैसेज पर किया क्लिक तो खाते से निकल गए 1,30,000 रुपए। जी, हम आपको आए दिन अपने मुख्य समाचार में इस बात की चेतावनी देते रहते हैं और आपको आगाह करते रहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी लुभावना मैसेज आता है जिसमें आपसे ये कहा जाता है कि आपको ये फ्री में मिल जाएगा, या आपको किसी बात को लेकर डराने की कोशिश की जाती है, जैसे कि अगर आप अपना आधार लिंक नहीं करवाएंगे तो आपका खाता बंद हो जाएगा या आप अपने खाते से पैसे नहीं निकाल पाएंगे, तो हम आपको हमेशा ही कहते हैं कि ऐसे मैसेज की जांच कर लें। इसमें जो लिंक वगैरह दिया गया है तो उस पर क्लिक ना करें। तो दोस्तों, इसी मुद्दे से जुड़ा एक मामला सामने आया है। ताजा जानकारी के मुताबिक मथुरा जिले के वृंदावन में एक शख्स के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। जो शख्स ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ है तो उसके 2 बैंक खातों से पैसे निकाले गए हैं। जानकारी के मुताबिक लगभग ठगों ने 1,30,000 रुपए अकाउंट से निकाल लिए हैं। जानकारी के मुताबिक इस व्यक्ति के पास एक मैसेज आया था कि उसके सिम की जो वैलिडिटी है वो बढ़ा दी जाएगी और उसमें एक लिंक दिया गया था। जानकारी के मुताबिक व्यक्ति ने जैसे ही लिंक पर क्लिक किया तो उसके साथ ये घटना हो गई। आपको बता दें, इस व्यक्ति का नाम अमिताभ गुप्ता है। इन्होंने बताया कि 1 मई 2021 को इनके पास एक कॉल आया था। फोन पर बात कर रहे शख्स ने एक ऑफर दिया कि मात्र 10 रुपए में उनके जो मोबाइल की वैलिडिटी है वो बढ़ जाएगी। इसके बाद जिस व्यक्ति ने इन्हें कॉल किया था तो उसने एक SMS भेजा, उसमें एक लिंक था। तो उस लिंक पर जैसे ही इन्होंने क्लिक किया तो इनके खाते से पैसे कटना शुरू हो गए। जिनके साथ ठगी हुई है उन्होंने नंबर की भी पूरी जानकारी दे दी कि उन्हें इस नंबर से कॉल आया था। वो नंबर अभी आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, इसीलिए हमेशा सावधान रहें, सतर्क रहें। आपके पास कभी भी कोई मैसेज आता है जिस पर कोई वेबसाइट का लिंक होता है और अगर वो किसी ऑफिशियल जगह से नहीं आया है, जैसे कि खास बैंक वगैरह से या सरकार की तरफ से, तो आप उस पर क्लिक ना करें, वरना इससे आपका फोन हैक हो सकता है, आपकी निजी जानकारियां चोरी हो सकती हैं या इससे बढ़कर आपके खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं, जैसा कि इस मामले में हुआ है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी, 5G के खिलाफ जूही चावला की याचिका मीडिया पब्लिसिटी के लिए। जी, हमने आपको बीते रोज बताया था कि PUBG 5G नेटवर्क को लेकर पूरी दुनिया में काफी सारी बातें चल रही हैं। बातें ये चल रही हैं कि 5G नेटवर्क से इंसानों को या जानवरों को या पेड़ पौधों को नुकसान हो सकता है, यानी कि जो इसका रेडिएशन वगैरह होता है उसकी वजह से। आपको बता दें, इसी मामले में जूही चावला तो सीधे हाई कोर्ट भी पहुंच गई। उन्होंने हाई कोर्ट में ये याचिका दायर की जिसमें उन्होंने बताया कि 5G नेटवर्क को भारत में न आने दिया जाए, क्योंकि इससे इंसानों पर, जानवरों पर, पेड़ पौधों पर काफी बुरा असर पड़ेगा और इनका नुकसान होगा। लेकिन आपको बता दें, जब दिल्ली के हाई कोर्ट ने इस केस पर सुनवाई की तो कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए जूही चावला के बारे में कहा कि ये केवल पब्लिसिटी के लिए जूही चावला की तरफ से किया जा रहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सीएम योगी के निर्देश के बाद गाइडलाइन हुई जारी। यूपी के सभी अस्पतालों में 4 जून से शुरू होगी OPD। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में जितने भी अस्पताल हैं अब वहाँ पर कोरोना के अलावा दूसरी बीमारियों का भी इलाज हो सकेगा, यानी कि जो नॉर्मल दिक्कत होती है, क्योंकि अस्पताल में OPD खोलने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोने चांदी के दाम में आई गिरावट। आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज बुधवार को सोने के दाम में 116 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। इस गिरावट के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत राजधानी दिल्ली में 48,772 रुपए है। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों में 1291 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। इस गिरावट के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत दिल्ली के सर्राफा बाजार में 70,836 रुपए है। तो दोस्तों, आज 3 जून 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।